हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो फाइनली आज हम लोग आरआरबी जेई के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चे क्वेरीज करते रहते हैं कि सर आरआरबी जेई का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो क्या होता है, कैसे उसमें सिलेक्शन होता है, कैसे कैसे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, कितने स्टेजेस में एग्जाम्स होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग कंप्लीट आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक का देखिएगा। कंप्लीट एक जो इन्फॉर्मेशन होता है कि आरआरबी जेई का सिलेबस क्या होता है और किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं और कैसे आपका सिलेक्शंस होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये जो आरआरबी जेई है इसका सिलेबस के बारे में तो मैं बात करूंगा, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आरआरबी जेई को कंडक्ट कौन कराता है। इस एग्जाम्स को आरआरबी जेई एग्जाम्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यदि आप लोग बात करोगे इसको कंडक्टिंग बॉडी कौन है इसका, तो आरआरबी है, जिसको हम लोग बोल देते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, राइट। यही इसको बोर्ड है जो आपका एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होता है। जैसे कि ये जो है जंक्शन वाइज आपका पोस्ट निकालता है। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो बिलासपुर जंक्शन, कोई एमपी से बिलोंग करता है तो कटनी जंक्शन, ऐसे जंक्शन वाइज नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पे निकाले जाते हैं, राइट। गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी में आता है, यस सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के कैटेगरी में आता है। क्या क्या पोस्ट के लिए आरआरबी जेई जो है रिक्रूटमेंट निकालता है, तो सबसे पहले तो केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए सीएमए जिसको हम लोग बोलते हैं। एक आपके पास होता है डीएमएस जिसको हम लोग बोलते हैं डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जो है ना मटेरियल सुपरिटेंडेंट होते हैं जो बैठते हैं वहाँ पे। एक जूनियर इंजीनियर आईटी होता है, एक जूनियर इंजीनियर जेई। और इन सारे पोस्ट में कोई भी जेई कोई भी ब्रांच से आप लोगों ने किया हुआ है तो आप जा सकते हो, ठीक है। कोई जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो जूनियर इंजीनियर, कोई आईटी में बैठना चाहते हैं तो आईटी में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आईटी में आईटी ब्रांच वाले ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई डीएमएस में जा सकते हैं, कोई सीएमए में जा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपका इंटरेस्ट किस में है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और प्रायोरिटी के हिसाब से आपको वो पोस्ट जो है मिलता है। ओके, सो यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जाम्स की बात करूँ तो नेशनल लेवल के एग्जाम है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात करूँ तो सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दो एग्जाम्स होना रहता है। सीबीटी 1 को यदि आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आपको सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलता है। और यदि सीबीटी 2 आप क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ लिस्ट जारी होता है और आपका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट मेडिकल के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे और फाइनली आपको वहाँ पे फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या होता है, तो rrbcdg.government.in, या फिर आप डायरेक्ट इसको जंक्शन वाइज भी आप लोग इसमें लॉगिन कर सकते हो, है ना, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो ये हो गया। आरआरबी जेई एग्जाम जो होता है वो आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 की बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। सीबीटी 2 में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोनों एग्जाम्स में 1/3 आपका 1/3 जो होता है वो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, राइट। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे सीबीटी 1 कितने टाइमिंग की बात करूं तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है सीबीटी 1 के लिए। मतलब आपको 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट में 1.5 घंटे में करना रहता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 में कोई भी टेक्निकल नहीं होगा। कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। जब सीबीटी 2 की मैं बात करूंगा तो ये आपको सीबीटी 2 में 120 मिनट्स आपको दी जाएगी और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलो मैं डिटेल में इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि कौन से एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट के लिए, सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चंस रहेगा, 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग दोनों एग्जाम्स में 1/3 होने वाला है, 1/3 यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न क्या होता है ना, उस एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पे वेटेज दिया गया है वो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट सीबीटी 1 के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स, बहुत ज़्यादा वेटेज है। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है और मार्क्स भी 25 है, मतलब 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के। सेकंड जनरल अवेयरनेस है ना, वो भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है, मार्क्स 15 है। थर्ड आपके पास आता है मैथमेटिक्स। यार जिसका रीजनिंग और मैथमेटिक्स बेहतरीन है ना, जिन लोगों ने अपना रीजनिंग और मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा कर लिया है, ये आरआरबी जेई उसी का है, ठीक है। लूट लेंगे उन लोग एक पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और वेटेज है मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, ओके। उसके बाद आता है आपका जनरल साइंस,
जनरल साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है। यदि आपने एक जनरल अवेयरनेस में, जनरल साइंस में आपने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को और बायो को बहुत अच्छा कर लिया है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिला के आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है और आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस का ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो मैं तो बोलता हूँ यदि आप लोग प्लान कर रहे हो तो आपका एफटी अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए और साइंस अच्छा होना चाहिए और करंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए। इसमें आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप लोग सीबीटी 1 को क्रैक कर सकते हो। तो पहला टारगेट हमारा क्या होता है, जब हम आरआरबी जेई के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम सीबीटी 1 को क्रैक करें। और सीबीटी 1 को क्रैक करने का गुरु मंत्र क्या है, हमारा एप्टीट्यूड अच्छा हो, हमारा रीजनिंग अच्छा हो और जनरल साइंस अच्छा हो। ये तीनों बहुत अच्छा है। इवन इसके साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स को भी ऐड कर सकते हो। यदि मतलब ये चारों सेक्शन आपका बेहतरीन है तो सीबीटी 1 को आसानी से क्रैक कर सकते हो। आप सीबीटी 1 के लिए जा सकते हो और आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हो और आप सीबीटी 2 को बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्लानिंग क्या होना चाहिए, सीबीटी 1 को क्लियर करना है तो ये जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग। रीजनिंग तो सबसे बनता है लेकिन आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करना है। 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस करना है, इसका मतलब आपका जो कैलकुलेशन वाला जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो दिस इज द ऑल अबाउट सिलेबस फॉर सीबीटी 1। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीबीटी 2। ओके, एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। सीबीटी 2 में टोटल आपका 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और सीबीटी 1 वही, सीबीटी 2 को वही कैंडिडेट दे सकता है जो सीबीटी 1 को क्लियर करके आए हैं। ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एक साथ होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसका सीबीटी 1 क्लियर है वही सीबीटी 2 के लिए जाएगा, ठीक है, उसी को मौका मिलेगा सीबीटी 2 को देने के लिए। तो पहला टारगेट सीबीटी 1 को क्लियर करना। पहला टारगेट हमारा एफटी अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, जनरल साइंस अच्छा होना चाहिए, करंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका ये पहला टारगेट है। 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है इतने सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद 150 क्वेश्चंस है ना, और इसको आपको 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है। एसएससी से अच्छा ही है। एसएससी में तो 200 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट्स में करना रहता है और उसमें भी आप लोग मेरिट लिस्ट में अपना जगह बनाते हो, उसमें भी आप लोग टॉप करते हो। तो ये तो कम ही है ना, आपको 150 क्वेश्चंस करना है 120 मिनट में, तो ये तो एसएससी जेई से अच्छा ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर से आपको नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जनरल अवेयरनेस आप सीबीटी 1 के लिए पढ़े रहोगे वही जनरल अवेयरनेस यहाँ पे काम आएगा। बस करंट अफेयर्स को ऐड करते जाइए 15 मार्क्स का। जो वहाँ पे जनरल साइंस पढ़े रहोगे वो यहाँ पे काम आ जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। इसके साथ साथ इसमें नया चीज जो जोड़ा गया है वो कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में जोड़ा गया है, जो कि काफ़ी इजी है, काफ़ी सरल है। तो कंप्यूटर और एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, उसका भी 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। उसके बाद आप रेलवे में इंजीनियर बनने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आप लोग को एनवायरनमेंट के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर्यावरण के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रदूषण के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना सिलेबस में इन्होंने एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी आपके लिए डाला गया है, ताकि आप एज ए इंजीनियर एक गुड क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड कर सको, ठीक है। तो 10 मार्क्स का है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फिफ्थ वाला जो सेक्शन है वो आपका अपना सेक्शन है, दैट इज योर टेक्निकल। यदि आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल का आना है। यदि आप सिविल से बिलोंग करते हो तो 100 क्वेश्चन सिविल का आना है। दैट मीन डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा सीबीटी 2 में और 150 मार्क्स का होगा। और पूरा जो सिलेक्शन है वो डिपेंड कर रहा है सीबीटी 2 पे। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो सीबीटी 2 के बेसिस पे ही बनेगा। सीबीटी 1 जो है वो केवल आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है, फॉर सीबीटी 2 छांटने के लिए है कैंडिडेट को, है ना। सीबीटी 1 में टेक्निकल का कोई भी रोल नहीं है। यदि आप टेक्निकल कैंडिडेट हो, सीबीटी 1 में टेक्निकल का कोई भी रोल नहीं है। कंप्लीटली नॉन टेक्निकल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, मतलब सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद जो टेक्निकल होगा वो आपका सीबीटी 2 में ही आपको देना रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट योर सिलेबस फॉर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 2 वही कैंडिडेट दे सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीबीटी 2 वही कैंडिडेट दे सकते हैं जो सीबीटी 1 को क्लियर करके यहाँ पे आए हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिलेबस के बारे में भी मैंने बता दिया। डिटेल्ड आपको सिलेबस चाहिए कि सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स था तो मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होना चाहिए, तो वही सिलेबस है जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सर नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम।
बेसिक बेसिक जो एप्टीट्यूड का एक सिलेबस होता है वही सिलेबस है ना। तो सबका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बातें कर लेता हूँ आप लोगों से। तो ये मेरे पास सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स के लिए फॉर सीबीटी 1। सिंपली जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो बहुत सारे सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। डिटेल्ड सिलेबस मैं आप लोगों से कभी डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री इंडिया के लिए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ना है ना, इंडिया और वर्ल्ड का। उसके बाद स्पोर्ट्स रहता है, जैसे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स वाला, किसने जीता, कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये सब। जनरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है ना, जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारे चीज़ें आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो जनरल अवेयरनेस ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ जाने की नीड नहीं रहता। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आ रहा है, तो आपको करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना रहता है। ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री वगैरह को पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, एकदम डेप्थ में जा रहा हूँ, ऐसा वाला बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करना रहता है। आपको एग्जाम कैसे निकालना है, मेरा करंट अफेयर्स कैसे होना चाहिए, इसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या सिलेबस होगा, तो ये भी वही घिसी पिटी सिलेबस है रेलवे का, जो बहुत पहले से चलती आ रही है। जैसे एनोलॉजी क्या होता है, सीरीज नंबर क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, सिलोलिजम्स क्या होता है, जम्बलिंग क्या है, वेन डायग्राम क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी क्या है, कंक्लूजन एंड डिसीजंस क्या है ना। यहाँ पे क्लासिफिकेशंस क्या है, डायरेक्शंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कैलेंडर क्या है, ये सारे सिलेबस है जो बेसिक सिलेबस होता है। एक रेलवे का, एक एसएससी का सेम सिलेबस रखा गया है, तो रीजनिंग में कोई नया चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जस्ट रीजनिंग के बाद जनरल साइंस आता है। तो जनरल साइंस के इन्होंने सिलेबस को डिफाइन नहीं किया, इन्होंने बोल दिया कि 10वीं लेवल का साइंस को आपको रेडी करना है। जो 10th लेवल में आप लोग पढ़ते हो ना जनरल साइंस, जिसमें आप पढ़ते हो बायोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, या लाइफ साइंस के बारे में, तो 10th का आप यहाँ पे 9th-10th का सीबीएसई पैटर्न का बुक उठा लेते हो, या कोई भी बोर्ड का उठा लेते हो, तो आपका साइंस कवर हो जाएगा। वैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे बुक है, उसको यूज करके आप साइंस को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो एक 10th लेवल का साइंस को आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद सीबीटी 2 की सिलेबस की मैं बात करूं तो सीबीटी 2 में तो वही है। सबसे पहला यहाँ पे आपका मैं बता देता हूँ कि सीबीटी 2 जो होता है उसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने बताया, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन बताया, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और टेक्निकल, तो ये 5 सेक्शन होते हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन आना है, जिसमें 100 नंबर के आपके टेक्निकल है, बाकी 50 नंबर के आपके नॉन टेक्निकल है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या सिलेबस होगा वो बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 सिलेबस जनरल अवेयरनेस का क्या होने वाला है, तो ये वही होगा जो पेपर नंबर 1 में था। और क्या है, फिर से करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, मतलब 2 बार पढ़ने की नीड नहीं है। पेपर नंबर 1 के लिए आप लोगों ने सॉलिड तैयारी किया हुआ है, तो यही आगे चल के काम आने वाला है। बस आपको क्या करना है यार, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में गैप रहेगा, तो उस गैप में करंट अफेयर्स को कवर करना है बस। बाकी भाई पॉलिटी चेंज नहीं होगा, जियोग्राफी चेंज नहीं होगा, इंडियन कल्चर हिस्ट्री चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेगा। बस करंट अफेयर्स को आप यहाँ पे मार्किंग कर लो, इसी चीज़ को आपको आगे रेडी करना रहेगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप रहेगा। तो गैप में क्या क्या करंट अफेयर्स होते हैं, क्या क्या अपना समसामयिक घटनाएं होती हैं, उन सबको बस स्टडी करना है, बाकी सब चीज़ें वही है। ओके, तो जनरल अवेयरनेस बहुत इजी है, बहुत इजी रखा है, ज़्यादा डेप्थ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। करंट अफेयर्स को आप पढ़ते हो तो वही है। फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया, तो 10th-12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको रेडी रखना है ना। 15 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सीबीटी 2 में कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, तो भैया थोड़ा कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि स्टोरेज डिवाइस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि सीडी क्या है, डीवीडी क्या है ना, हार्ड डिस्क क्या है, किसका कितना वेटेज होता है। एमएस ऑफिस के बारे में आएगा, तो छोटा मोटा कमांड आपको पूछा जाता है, आजकल के एग्जाम में पता है, अच्छे से बुक इसके आने लग गए हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ लेगा, जैसे माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है ना, ये क्या है, वो क्या है, मॉनिटर क्या है, ऐसा टाइप का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछ लेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 क्या है, विंडो 2000 क्या है, एक्सपी क्या है, ये क्या है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में पूछेगा, नेटवर्किंग के बारे में, और थोड़ा कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछ लेता है ना। तो ये सारे कुछ सिलेबस है जो डिफाइन कर दिया है। तो कोई भी कंप्यूटर का बुक्स आप लोग पढ़ते हो, है ना, या आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल आप लोग को मिल जाता है, तो कंप्यूटर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे आप लोग। 10 मार्क्स का यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 आपको यहाँ से मिल जाता है। ओके, इसके बाद मैं बात करना चाहूँ जस्ट कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन के बाद थोड़ा सा एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये आप लोग के लिए नया होता है, बहुत से एग्जाम्स के लिए आप लोग पढ़ते नहीं हो। इसमें क्या क्या सिलेबस रखा गया है, तो बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल पता होना चाहिए कि, है ना। उसके बाद पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे,
है ना, जैसे कि जल प्रदूषण क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है, नॉइस पॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट टाइप का जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ना रहता है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, आप वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करोगे, है ना, वो सब चीज़ें हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ोगे, एसिड रेन के बारे में पढ़ोगे, ओजोन का डिप्लेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में आप बात करोगे। तो ये कुछ सिलेबस है एनवायरनमेंट का, जो एक फंडामेंटल सिलेबस है जो हमारे दैनिक जीवन में होते रहता है आसपास। ठीक है, ऐसे सिलेबस यहाँ पे रखा गया है ताकि उससे आप थोड़ा सा अवेयर रहो। ठीक, तो ये रहा। और पांचवा सेक्शन आपका होता है टेक्निकल। तो जैसे मैं अभी आपके इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को रखा हूँ। आल्दो ये सारे जितना भी मैंने बात किया वो सारे ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात करना चाहूँ तो ये सिलेबस है, और ये सिलेबस बिल्कुल वही सिलेबस है जो एसएससी जेई अपना प्री में रखता है। एसएससी जेई अपना जो प्री में रखता है बिल्कुल वही सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या रखा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है आपके पास, वर्क, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सर्किट लॉ में थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ रख दिया है और सिंपल सर्किट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सर्किट जो वही है, सिंपल सिंपल थ्योरम्स के बारे में। मैग्नेटिक सर्किट्स में वही सब बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब के बारे में, है ना, थोड़ा सा ये रख दिया है। एसी फंडामेंटल्स यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा सिंगल फेज, थ्री फेज, एक्टिव, रिएक्टिव, ये सब आपका सिंगल फेज, थ्री फेज, ये सारी चीज़ें रखा गया है, मतलब मेजरमेंट का सब्जेक्ट रखा गया है। मेजरमेंट के बाद मशीन का यहाँ पे सब्जेक्ट रखा गया है, इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें तीनों चारों मशीन्स को कवर किया गया है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे पावर सिस्टम रखा गया है, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को रखा गया है। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। मतलब सिलेबस वही है जो आपके एसएससी जेई का है। तो वो सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या डिप्लोमा कंप्लीट करके आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए कि पेपर नंबर 1 मैं कैसे निकालूंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर पेपर नंबर 2 का एक अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए। कई बार होता है कि हम पेपर नंबर 1 का बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं और पेपर नंबर 2 का तैयारी नहीं कर पाते, और पेपर 1 और 2 के बीच में यदि हमको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया तो हमारा एग्जाम जो है फंस जाता है, ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आप आरआरबी जेई के बारे में सोच रहे हो, आरआरबी जेई के बारे में प्लान कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से प्लान करिए कि पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे एक साथ प्रिपेयर करना है। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है, पेपर 2 के लिए नया चीज़ क्या पढ़ना है। बस इतना अच्छे से आप प्लान करते हो तो आरआरबी जेई का जब भी पोस्ट आएगा और आपका रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोस्ट है वो अभी जस्ट एक साल बाद आपका इलेक्शन होने वाला है, तो उससे पहले ही इन लोग वैकेंसी देंगे, और देंगे तो कम वैकेंसी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग को भी पता है आरआरबी जेई का बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आने वाला है, क्योंकि जस्ट इलेक्शन है यार, और इलेक्शन मैटर होता है, इसलिए अभी एसएससी जेई नहीं निकाला, अगले साल निकालने वाले हैं, ताकि इलेक्शन से जस्ट पहले नंबर ऑफ पोस्ट दिखे सबको। ठीक है, इसलिए आरआरबी जेई अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट से आएगा बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रिक्रूटमेंट तो आ गया और मैं 2 महीने में तैयारी कर लूँगा करके, तो नहीं होगा यार, नहीं होगा फिर तैयारी। तो आपको पहले से रिक्रूटमेंट आने से पहले अपने आप को तैयार करके रखना पड़ेगा कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट आए तो हम एकदम से रेडी रहें उसके लिए, और हम अपना एक सीट ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस हुआ। तो कंप्लीट सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में आपको मैंने क्या बताया कि आपका एग्जाम्स को कंडक्ट कौन कराएगा, सीबीटी 1 के क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या क्या पाठ्यक्रम होते हैं, वो मैंने बता दिया। सीबीटी 1 के लिए क्या को प्लान करना चाहिए वो मैंने बता दिया। सीबीटी 1 को कैसे क्लियर करना है वो मैंने बता दिया। फिर सीबीटी 2 में हम लोग जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे वो मैंने बता दिया। टेक्निकल में क्या है वो मैंने बता दिया। तो जितना इन्फॉर्मेशन होता है ये सब मैंने बता दिया। हाँ, सीबीटी 2 आपका क्लियर, मतलब मेडिकल देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, बस इतना ही प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक्स पे, जितना मैंने अभी बात कही, किसी भी पॉइंट्स पे कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो भी आपका एफएक्यूज है रिलेटेड एग्जाम सिलेबस, रिलेटेड आरआरबी जेई एग्जाम्स, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।